हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट और आज हम इसमें चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत अच्छा टॉपिक है, अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका। आज के टाइम में जितने भी आप इनोवेशंस वगैरह हो रहे हैं उसको ही हम एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। आइए डिटेल में पढ़ते हैं। अच्छा है, इसका नॉलेज आपके काम ही आता है। और अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप कर लेते हैं तो भैया आप बहुत ज़्यादा नाम, पैसा, फेम, सक्सेस सब कमा सकते हैं। सबसे पहले देखिए, थोड़ा सा मैं अगर आपको बताऊं ना, इंट्रोडक्शन एंटरप्रेन्योरशिप का, तो इसको मैं कंपेयर करवाता हूं आपको जैसे बिजनेस से। जैसे बिजनेस जो होता है ना, हाँ, उसको करने वाला कौन है? बिजनेस एक वर्क है और उसको करने वाला बिजनेसमैन है। मैनेजमेंट एक काम है और उसको करने वाला मैनेजर है। ऐसे कैसे एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है, एक एक्टिविटी है और उसको करने वाला कौन हो गया? एंटरप्रेन्योर हो गया। अब यहां पर अगर दो चीजों में हम मेन डिफरेंस कर ले तो ये चैप्टर काफी हद तक हमको इसका जो बेस है वो पता चल जाएगा कि भैया एक बिजनेसमैन के अंदर और एक एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या डिफरेंस होता है। एक जो बिजनेसमैन होता है वो बिजनेस करता है, और जो वो बिजनेस करता है वो उस चीज का बिजनेस करता है जो एक ट्रेडिशनल तरीका है। मतलब जे एक ऐसी फील्ड में वो चला जाता है, उस काम को करता है जो काफी सारे लोग पहले से ही कर रहे हैं। यानी कि कोई प्रोडक्ट या सर्विस वो प्रोवाइड करा रहा है, लेकिन वो वही करवा रहा है जैसा बिजनेस बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। उसने कोई इनोवेशन नहीं किया, कुछ उसने नयापन नहीं किया, तो वो बिजनेस होता है। आप अपने आसपास देख लीजिए, पिछले कितने ही सालों से लोग वही काम कर रहे हैं जो पहले भी कर रहे थे, और एक कुछ नया किसी ने किया, फिर उसके जैसे बहुत सारे लोग करने लग गए, तो वो बिजनेस हो गया और वो करने वाला बिजनेसमैन हो गया। लेकिन एंटरप्रेन्योर अलग होता है। एंटरप्रेन्योर कुछ ऐसा काम करता है जो पहले से कोई नहीं कर रहा होता है। वो कुछ न्यू इनोवेट कर लेता है, वो कुछ नया काम करता है। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस आज के टाइम में आपको देखने मिल जाएंगे। जैसे फेसबुक एक बिल्कुल नई चीज थी जब वो आया था, है ना। जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एकदम कुछ नया ही है। ऐसे बहुत सारे बिजनेस, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये क्या थे? ये भी होम डिलीवरी घर पे, ऐसे पहले कोई कर रहा था? नहीं, ऑनलाइन कोई शॉपिंग नहीं थी। सबसे पहले अमेजन ही आया, है ना। तो ये जो है ना, ये एंटरप्रेन्योर थे इनको करने वाले, और यही एंटरप्रेन्योरशिप है। और इंडिया के अंदर आज के टाइम में, आज के समय में हमको सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है। तभी हम बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इनोवेशंस की जरूरत है। तो क्या है भैया एंटरप्रेन्योरशिप? देखना वही बताएगा। एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस। हाँ, ये प्रोसेस तो है, क्योंकि ये एक एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी को करने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। एक एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए प्रोसेस चाहिए। क्या प्रोसेस है? आइडेंटिफाइंग करना, यानी कि पहचानना, किसको? अपॉर्चुनिटीज को। और उसके बाद उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने के बाद में उस अपॉर्चुनिटी को एक प्रोडक्ट का या सर्विस का या टेक्नोलॉजी का रूप देने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत होती है। उनको मोबिलाइज करना, फिर उसकी वैल्यू क्रिएट करना थ्रू न्यू प्रोडक्ट या सर्विसेज के, और वे ऑफ डूइंग बिजनेसेस while bearing risk and uncertainties। आपने देखा कि भाई देखो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारे दीपेंद्र गोयल नाम है ना, जोमेटो के जो फाउंडर हैं, को फाउंडर, तो उनको क्या दिखा होगा कि यार बहुत सारे एक प्रॉब्लम है सोसाइटी के अंदर, हर घर के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको फूड चाहिए उनके मनपसंद का, लेकिन वो बहुत दूर अवेलेबल है और वो वहां जाना नहीं चाहते, जिस वजह से वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, अपनी जो भी इच्छा है उसको मार रहे हैं। अगर उनको घर पे ही प्रोवाइड करा दिया जाए तो वो फिर खुश हो जाएंगे, उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी और उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यानी कि उनको किसी दूर की कोई बहुत अच्छी चीज़ है, 2-4 किलोमीटर दूर है, ट्रैफिक में कौन जाए, वहाँ का स्वीट है या वहाँ का कोई भी मिठाई है या जो भी चीज़ है खाने पीने की वो बहुत अच्छी है और उनका मन कर रहा है खाने का, लेकिन उतना दूर जाने वो नहीं चाहते इस ट्रैफिक के अंदर। अगर कोई उन्हें होम डिलीवर कर दे तो बढ़िया, मजा आ जाए उनको, उसके लिए वो पे करने के लिए भी रेडी है। तो ये एक प्रॉब्लम है और ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। तो आपको भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो उस प्रॉब्लम को दूर करो, वही अपॉर्चुनिटीज आए, वही अपॉर्चुनिटी है। वो प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी लेके आती है और वही फिर आप उसको एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस को पूरा करके एक बिजनेस, बड़े बिजनेस में ला सकते हो। तो उन्होंने फिर यही तो किया ना, एक ऐप बनाया,
उसका नाम किया, रिसोर्सेज मोबिलाइज किए कि भाई इसने टेक्नोलॉजी ऐप बनाना पड़ेगा, लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ेगी, राइडर्स की ज़रूरत पड़ेगी। उन्होंने सारे ये रिसोर्सेज मोबिलाइज करके एक सर्विस बना दी और एक ऐप दे दी, और ऐप को डाउनलोड करो, आप ऑर्डर करो, वो जो डिलीवरी बॉय है, राइडर है, वो आपको घर पे गुड्स डिलीवर करके चला जाएगा, और इसके बदले में उसको आपको वो चार्जेस देने होंगे। आया समझ में? और अपने इंडिया के अंदर जो है ऑनलाइन पेमेंट का तो बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करने लग गए हैं, तो उसका और बेनिफिट मिल गया। सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। तो वही तो है, यही तो एंटरप्रेन्योरशिप है, कुछ ऐसा कर जाना जो पहले कोई नहीं कर रहा है। ऐसी कोई सोसाइटी के अंदर अगर आपको प्रॉब्लम दिख जाए, आइडेंटिफाई करो उस प्रॉब्लम को, क्योंकि वो प्रॉब्लम ही आपको क्या दे देगी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएगी। तो प्रॉब्लम ढूंढी, उससे रिलेटेड, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से रिलेटेड आपके पास कोई एक आइडिया आ गया, यही अपॉर्चुनिटी है। और फिर उससे रिलेटेड आपने रिसोर्सेज मोबिलाइज किए, फिर कुछ ऐसी वैल्यूएबल प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट कर दी और उसको बिजनेस का रूप दे दिया। लेकिन इसमें रिस्क और अनसर्टेनिटी दोनों रहती है, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस के अंदर जो कर रहा है वैसा पहले कोई करा नहीं है। यानी कि प्रोसेस तो बार बार यूज हुई है, लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हम गुड्स या प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हैं, ये बिल्कुल दुनिया के लिए नया। तो हो सकता है लोग उसको एक्सेप्ट भी कर ले, हो सकता है उसको रिजेक्ट भी कर ले। ओके, तो दोनों चीज है, तो इसके अंदर रिस्क और अनसर्टेनिटी दोनों रहती है। ओके जी, ठीक। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? द इंडिविजुअल हु अंडरटेक दिस प्रोसेस। वो व्यक्ति जो इस एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस को पूरा करता है, उसको हम, उस इंडिविजुअल, उस व्यक्ति को हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। एंटरप्राइज क्या होता है? द ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रॉब्लम जो हमने देखी है, अपॉर्चुनिटी जो ग्रैब करी है, रिसोर्सेज को मोबिलाइज करके एक गुड्स या सर्विस का क्रिएट किया है और बिजनेस जो क्रिएट किया है ना, तो ये किसी न किसी एक ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म के अंदर होगा ना। वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, वो पार्टनरशिप हो सकती है, वो कंपनी हो सकता है। बिजनेस के स्कोप्स हमने पढ़े हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स, तो वही एंटरप्राइजेस है। ठीक है। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? देखो, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। एक होता है एंटरप्रेन्योर और एक होता है इंट्राप्रेन्योर। अब दोनों में फर्क क्या है? एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, वो बिल्कुल कुछ नया क्रिएट कर रहा होता है एक नई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जबकि एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, वो क्या होता है? वो एक एम्प्लॉय होता है किसी बड़ी कंपनी के अंदर, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उस कंपनी के बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट है, उसके अंदर कुछ उसने नया एक इनोवेशन कर दिया। जैसे गूगल है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसके बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस के अंदर उसने बहुत सारे न्यू इनोवेशंस किए। ठीक है। उसी प्रोडक्ट लाइन के अंदर कुछ, जैसे क्रोम बनाया, ब्राउजर बनाया, तो एक इनोवेशन हो गया। अब उसी प्रोसेस के अंदर उन्होंने वो एआई टूल भी बनाने लग गए हैं। जेमिनी नाम है, क्या है? गूगल जेमिनी है ना। तो वो भी क्या है? वो भी उसी प्रोसेस के अंदर एक जुड़ गया, किसी एम्प्लॉय ने वो कर दिया। तो वो जो इनोवेशन हुआ है एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो है एंटरप्रेन्योर। एन एम्प्लॉय हु इनोवेट इनसाइड एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइन विद इन टीसीएस। जैसे टीसीएस कंपनी है, उसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, उसी में एक नया इनोवेट कर दिया सॉफ्टवेयर, तो उसको एंटरप्रेन्योर बोलेंगे, एंटरप्रेन्योर नहीं बोलेंगे। ठीक है, उस एम्प्लॉय को हम ये बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं और हम देखते हैं भाई जो रोल है वो क्या है एंटरप्रेन्योर्स का। क्योंकि एक कंट्री के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर वो आएंगे तो क्या उनका रोल रहेगा। तो देखिए, तो सबसे फर्स्ट रोल जो इसका आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट रोल, दैट इज जॉब क्रिएशन एंड इनकम जनरेशन। देखो, एंटरप्रेन्योरशिप होती है ना, तो बड़े लेवल पर, मास लेवल पर एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लोगों को रोजगार मिलता है, जॉब क्रिएशन होता है ना। बिजनेस जब भी बढ़ता है, इंडस्ट्री बढ़ती है, तो लोगों को रोजगार ही मिलेगा ना। चाइना ऐसे ही तो आगे बढ़ा है ना, मैन्युफैक्चरिंग से ही हो सकता है। ओके, न्यू टेक्नोलॉजी का जो है इनोवेशन करने से ही हो सकता है, न्यू बिजनेसेस का, न्यू एंटरप्रेन्योरशिप का इनोवेशन करने से ही ये हो सकता है, और एंटरप्रेन्योर यही करता है। सो स्टार्टअप्स जो होते हैं वो हायर करते हैं डायरेक्टली एम्प्लॉयज को। लोकल सप्लायर जो होते हैं
उनको भी इससे बहुत फ़ायदा होता है, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट। अब ये एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ही हुआ है ना, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स जो है, अब इससे कितने सारे लोगों को जो है रोजगार मिलता है। ओके, जॉब क्रिएशन होती है, इनकम जनरेशन होता है, इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी। बिल्कुल, जो लोग पुराने ट्रेडिशनल तरीके यूज कर रहे होते हैं, जब उन्हीं तरीकों को एक टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ करके कुछ नया प्रोडक्ट या सर्विस आती है जो उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करती है, तो जब वो नया इनोवेशन होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, उनसे लोगों का पैसा, टाइम, बहुत कुछ बचता है। ओके, न्यू प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर, नई प्रोसेसेस, नए नए बिजनेस मॉडल्स जो है वो आते हैं, जैसे ओला, उबर, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, अमेजन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल, ये सब यही तो है, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ही तो आते हैं। ओके, मार्केट एक्सपांशन होता है और कंपटीशन जो है वो भी होता है। देखो, मार्केट तो बढ़ता है, फैलता है, ठीक है। आज के टाइम में तो ग्लोबलाइजेशन है, पूरी दुनिया में आप अपने बिजनेस को फैला सकते हो अगर आपके एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम से जो है, या एंटरप्रेन्योरशिप से जो है आपने एक ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दिया, एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बना दिया जो सबके काम आ सकती है, तो पूरी दुनिया में उसको फैला सकते हो। जोमेटो मैंने सुना है कई सारी फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी स्टार्ट हो रहा है। टेस्ला देख लो आप, इलॉन मस्क, वो तो बिल्कुल वर्ल्ड्स फेमस सबसे फेमस एंटरप्रेन्योर है। उसने तो ऐसे ऐसे इनोवेशंस किए हैं जो लगता था कि एक टाइम में ये तो बहुत मुश्किल है यार, बिना ड्राइवर के गाड़ी कैसे चल सकती है, बिना इंजन के गाड़ी कैसे चल सकती है। टेस्ला चला दी, वो बोल रहे बैटरी से चला देंगे, कोई इंजन लगाने की जरूरत नहीं। रीयूजेबल रॉकेट्स, रॉकेट जाएगा इस और सैटेलाइट लॉन्च कर देगा, उसके बाद वापस आएगा और उसको वापस यूज कर सकते हैं, वो फटेगा नहीं स्पेस के अंदर, ठीक है ना। ये होते हैं एंटरप्रेन्योर। ओके, ठीक। तो मार्केट एक्सपेंशन होता है, कंपटीशन जो है वो भी है, एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज है ना, बहुत सारी बेटर क्वालिटी देनी होती है उनको लोअर प्राइसेस के अंदर, तभी तो कुछ नया। जियो जब एंटर किया तो उसने जो डेटा प्राइसेस हैं उसको बिल्कुल खत्म कर दिया, रिड्यूस कर दिया, और इंटरनेट जो है वो एक्सपांड कर गया। पहले कितने लोग, जियो आने से पहले कितने लोग इंटरनेट का बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते थे, उनके पास एसेस थी बहुत कम, सिटीज के अंदर, बड़ी सिटीज के अंदर, जिसमें भी डेटा मिलता था 2G डेटा, और वो भी महीने का 2 GB, ठीक है। अभी 4G 5G डेटा, और दिन में आप कितना करा सकते हो, बहुत सारे नए नए प्लान आते हैं। तो ओके, तो ये होता है मार्केट एक्सपांशन और कॉम्पिटिटिव। अच्छा, जियो जब आया तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर को खा गया, बिल्कुल। रीजनल डेवलपमेंट भी होता है, अगर रीजन वाइज हर छोटे 2 टियर 3 टियर सिटीज के अंदर ऐसे एंटरप्रेन्योर्स आ जाए और न्यू न्यू इनोवेशन करने लग जाए। जैसे चाइना के बारे में आपको बताऊं तो स्टार्टिंग के अंदर चाइना में जब ये इकोनॉमी बूस्ट आने की कगार पे था, मतलब नई नई चाइना इकोनॉमी बढ़ रही थी, मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से पहले की शुरुआत में चाइना में ये था भाई हर घर फैक्ट्री, है ना। अभी तो अपने यहाँ इंडिया में क्या होता है कि इंडस्ट्रियल एरिया होता है कि भैया आप केवल इस एरिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, फैक्ट्री लगा सकते हो, बाकी जगह रेजिडेंशियल एरिया में नहीं लगा सकते। उन्होंने बोला छोड़ो ना यार, हमको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, हमको इनोवेशंस करने हैं, हमको है ना, मतलब टेक्नोलॉजी सीखना है। तो उन्होंने हर घर फैक्ट्री अलाउ कर दी। आपके घर के यार्ड में जहाँ खाली स्पेस है वहाँ आप फैक्ट्री लगा सकते हो। तो चाइना की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, जिसका अभी दुनिया में बहुत नाम है, स्मार्टफोन के मामले में, चिप्स के मामले में चाइना बहुत आगे बढ़ चुका है। तो उसका रीजन यही है ना कि हर घर फैक्ट्री, हर घर एंटरप्रेन्योरशिप करो भैया, कोई मना नहीं है, लाइसेंस दे दिया। ओके, ये रिवॉल्यूशन हुआ था चाइना के अंदर। तो वो रीजनल डेवलपमेंट जो है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो माइग्रेशन है, जो गांव छोड़ के लोग शहरों में आते हैं, छोटी सी सिटी छोड़ के जो बड़ी सिटीज में जाते हैं अपॉर्चुनिटीज के लिए, जॉब्स के लिए, वो खत्म हो जाता है, क्योंकि रीजनल डेवलपमेंट इससे हो सकता है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका फॉर्मलाइजेशन एंड टैक्स बेस। बिल्कुल, स्मॉल फर्म्स रजिस्टर्ड होने लग जाती है, जीएसटी, उद्यम यानी कि उद्योग आधार वगैरह आजकल आराम से मिल जाता है। तो पहले जो इनफॉर्मली काम होता था वो फॉर्मली होने लग जाता है, यानी कि गवर्नमेंट को भी पता होता है कि भैया ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने जीएसटी नंबर ले रखा है, ये आगे बढ़ रहा है, अच्छी सर्विस, अच्छी प्रोडक्ट दे रहा है। ओके, उससे जो टैक्स वगैरह का कंप्लायंस है वो भी अच्छा हो जाता है। ओके, सोशल चैलेंजेस, या सोशल चैलेंजेस नहीं, सोशल चेंज चैलेंजेस तो कहाँ से, चैलेंजेस तो एंटरप्रेन्योर के सामने होता है कि वो कुछ ऐसा नया प्रोडक्ट, न्यू इनोवेशन करे।
और रिस्क ले इसको बिजनेस बनाने की, अनसर्टेनिटी उसके लिए रहती है, लेकिन सोसाइटी को वो चेंज कर रहा होता है, सोशल चेंजेस लेके आता है। सॉल्यूशन इन एजुकेशन, जैसे जियो आया, 4G आया और 5G 4G जब नेटवर्क आया तो यूट्यूब पे टीचर्स आए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ाने लग गए। तो कितने सारे ऐसे स्टूडेंट मुझे भी पता है जिनके मैसेजेस मेरे पास में आते हैं कि सर हम गांव में रहते हैं या ऐसी सिटी में रहते हैं कि आसपास कहीं कोचिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में तो चलो हम प्राइवेट फॉर्म डाल देंगे, लेकिन पढ़ेंगे कहाँ से? तो आपके चैनल की मदद से जो बीकॉम और बीबीए हम कर रहे हैं उसमें हमको बहुत हेल्प मिल रही है। तो ये इनोवेशन की वजह से ही तो हुआ, सोसाइटी में एक चेंज आया ना। मान लेते हैं एक स्टूडेंट है जो बीकॉम करना चाहता है, कॉमर्स की स्टडी करना चाहता है, बीबीए करना चाहता है, लेकिन कोचिंग बहुत दूर अवेलेबल है, तो कॉलेज में तो वो प्राइवेट फॉर्म डाल देगा, लेकिन पढ़ेगा कहाँ से वो? आया समझ में? तो ऐसे एजुकेशनल, हेल्थ के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, सैनिटाइजेशन, क्लीन एनर्जी, है ना, ये बहुत सारे सोसाइटी के अंदर चेंजेस होते हैं। आप अपने घर बैठे आज के टाइम में कहीं से भी कुछ भी सामान मंगा सकते हो, आप अपने घर बैठे भी टेक्नोलॉजी के जरिए बहुत सारे बिजनेसेस कर सकते हो। तो ये टेक्नोलॉजी यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से ही तो सोशल चेंजेस आए हैं। ओके, ठीक, आगे हम बढ़े भैया। ये जो एंटरप्रेन्योरशिप की हम बातें कर रहे हैं, और जो बंदा इस काम को करता है उसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं, जो इस प्रोसेस और एक्टिविटी को करता है, ठीक है, रिस्क लेता है, अनसर्टेनिटीज भी होती है उसके सामने, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, उसके बाद रिसोर्सेज मोबिलाइज करता है, फिर प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट करता है, फिर उसको बिजनेस का रूप देता है। वो बिजनेस चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है, उसको बहुत सारी रिसर्च वगैरह बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ऐसा व्यक्ति के अंदर क्या एबिलिटी होती होगी, क्या कॉम्पिटेंसीज होती होगी उसके अंदर कि वो ये कर पाएगा? तो ये जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, उनमें कुछ चीजें जो है वो कॉमन होती है। अगर आप में ये है तो आप भी एक बड़े एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। आज के टाइम में तो यार आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपके पास चैट जीपीटी है, जेमिनी, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बहुत सारी जानकारी आपको अवेलेबल करवा सकता है। ओके, पहले तो ये प्रॉब्लम थी, पूछे किससे, बुक्स पढ़ पढ़ के सीखो। देखो भाई, तो क्या क्या कॉम्पिटेंसीज हैं एक एंटरप्रेन्योर्स के अंदर, क्या होना चाहिए, क्या स्किल एबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ भैया आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो? मोटा मोटी ये है ना, बाकी करने को तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी सीकिंग। ये जो बंदा होता है ना, ये हर जगह अवसर देखता रहता है, अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहता है, इसको हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, उसको सॉल्व कैसे करे, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड होता है। वो प्रॉब्लम को लेके रोता नहीं है, वो उसके कुछ लोग होते हैं जिनका पूरा 100% फोकस होता है प्रॉब्लम पर, चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, बिजनेस प्रॉब्लम हो, एजुकेशनल प्रॉब्लम हो, जो भी हो, वो प्रॉब्लम को ढूंढ देखता रहेगा, प्रॉब्लम पे फोकस करेगा। कुछ लोग होते हैं, प्रॉब्लम है, हाँ समझ लिया ये प्रॉब्लम है, अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, और वो फट से आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे होते हैं, अपॉर्चुनिटी सीकिंग होते हैं, कस्टमर ओरिएंटेशन होता है इनके पास, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, इनोवेटिवनेस होते हैं, मतलब इनोवेशन करने के लिए ये रेडी रहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, वो मैंने आपको बताया। एक्चुअल में क्या है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना तो वहीं पर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो अपॉर्चुनिटी सीकिंग का मतलब अवसर तलाश रहे होते हैं, लेकिन कई बार जो अवसर होता है, अपॉर्चुनिटी होती है, वो सामने से नहीं दिखती है, पहले सामने प्रॉब्लम दिख रही होती है, उसके पीछे अपॉर्चुनिटी होती है। तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलो, अपॉर्चुनिटी सीकिंग बोलो, वो एक ही बात है, इनोवेशन वैसे ही होते हैं, है ना। ओके जी, बहुत सारे स्मॉल ब्यूटिक्स हैं जो व्हाट्सएप कैटलॉग्स को सेल करके बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, है ना जी। नेक्स्ट, और क्या एक एंटरप्रेन्योर के अंदर एबिलिटी होती है, स्किल होती है। नेक्स्ट है आपका रिस्क टेकिंग। बिल्कुल, ये रिस्क लेते हैं, रिस्क टेकिंग होते हैं, है ना। टॉलरेंस इन एम्बिग्यूटी, एक्ट विथ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, रन पायलट एंड केप्ट डाउन साइड। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम भी आ जाती है, अब यार देखो कोई भी काम करते हैं प्रॉब्लम्स तो आएगी, तो वो डरते नहीं है उससे, उसको टॉलरेंस, आराम से ठंडे दिमाग से बैठ के उसको डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं। ओके, रिस्क टेकिंग होते हैं, बिल्कुल डिसीजन मेकिंग होती, बिल्कुल निर्णय ले लेते हैं, फंसते नहीं है, है ना। कई बार क्या होता है, एक जगह जाके इंसान रुक जाता है कि यार यहाँ जाए या यहाँ जाए, तो वहां पर इनको ये मतलब डिसीजन ले लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है एनालिटिकल स्किल होती है, डिसीजन लेने से पहले एनालिसिस भी तो करते ही है ना।
इसमें सॉफ्ट एनालिसिस करते हैं कि भाई इस चीज की, इस बिजनेस की, इस प्रोडक्ट की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या इसमें थ्रेट है, वो एनालिसिस कर लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट्स निकाल लेते हैं, है ना। बहुत सारे जो टेक्निक्स होते हैं, तरीके होते हैं, एनालिटिकल स्किल बोलते हैं, उनको उनको यूज करना आता है। नेक्स्ट है रिसोर्स मोबिलाइजेशन होते हैं। मतलब अगर उनके पास में कोई अपॉर्चुनिटी आ गई, कोई प्रॉब्लम दिखी, उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली, वहां पर तरीका निकाल दिया। अब उनको पता है कि ये अगर सर्विस या प्रोडक्ट से ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी तो उसको बिजनेस का रूप दिया जा सकता है, लेकिन इसको करने के लिए पैसा चाहिए ना, वो कहां से आएगा। तो रिसोर्सेज मोबिलाइज करने इनको आते हैं, इनकी नेटवर्किंग अच्छी होती है। अगर नहीं है तो बनाओ भैया, ये तो बाद में बन भी सकती है, ठीक है। बिल्ड रिलेशनशिप विद सप्लायर्स के साथ रिलेशनशिप होती है, मेंटर्स के साथ रिलेशनशिप होती है, बैंक्स के साथ होती है, अर्ली कस्टमर्स के साथ होती है। मतलब घर से बाहर निकलना पड़ेगा आपको, फील्ड में जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। कोई सोचे भाई सीधा ही एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगा, ये नहीं, बहुत सारे बिजनेसेस करने पड़ते हैं, बहुत सारी जगह जॉब करनी पड़ती है, उनका नॉलेज लो, और फिर आपका माइंड तो एंटरप्रेन्योरशिप वाला ही है, एंटरप्रेन्योर वाला माइंड तो है ही। तो रिलेशनशिप बड़ी हुई होती है। बहुत सारे ऐसे, एक नाम मेरे को आ रहा है, असनीर ग्रोवर है ना, उनकी वो बुक भी है दोगलापन। तो उन्होंने बहुत टाइम तक एक बैंक के अंदर काम किया, है ना, और बैंक के अंदर उन्होंने फील्ड वर्क में बहुत ज़्यादा काम किया, फाइनेंस में बहुत ज़्यादा काम किया। उसके बाद में उन्होंने भारत पे नाम की एक कंपनी बनाई, उसके बाद एक 12% नाम से भी एक कंपनी थी, है ना, मुझे जितना पता है। उनकी बुक तो मैंने पढ़ी है दोगलापन, ठीक है, अच्छी बुक थी। तो उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या जो ये टैग में आता है ना, तो आप चाहे तो परचेज भी कर सकते हैं। ओके, पढ़नी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो वो चीज़ होती है। तो नेटवर्किंग उनकी थी, तो उस नेटवर्क और वो एक्सपीरियंस, वो फील्ड वर्क का जो एक्सपीरियंस और अनुभव होता है, वो बहुत काम आता है, ठीक है। तो वो करना पड़ेगा, बैठे बैठे एक रूम में ये सब नहीं होगा। लीडरशिप और टीम बिल्डिंग, ये करना आना चाहिए आपको। लीडरशिप और टीम बिल्डिंग मतलब लोगों को रिक्रूट करना आना चाहिए, गोल सेट करने आने चाहिए, फीडबैक और कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो उसको रिसॉल्व करना आपको आना चाहिए, है ना। ये सब करना आना चाहिए आपको, तब जाके एंटरप्रेन्योर बनोगे भैया, कोई हलवा नहीं है। कम्युनिकेशन, है ना, नेगोशिएशन आनी चाहिए आपकी। एंटरप्रेन्योर की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, वो कम्युनिकेट कर सकता है बहुत अच्छे से, अपनी बात सामने वाले को बहुत अच्छे तरीके से समझा सकता है। जैसे पेटीएम के हमारे फाउंडर थे ना, चंद्रशेखर नाम है, उनके बारे में, उनके जो इंटरव्यूज देखे हैं और उनके जो बारे में जो मैंने पढ़ा है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि भैया बंदा खतरनाक बंदा है, किसी को भी मना लेगा वो। फंड रेज कराना अगर उसको बोलेगा वो करवा लेगा, और उसने करवाए भी हैं बहुत, ठीक है भाई, ओके जी। तो वो आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। अभी तो वो शायद उसमें भी आए थे ना, कपिल शर्मा के शो नेटफ्लिक्स पर, तो जाके बातें सुनना उनकी, बंदा क्या सोचता है, क्या सुनता है, क्या बोलता है, समझाता है, गजब का। नेगोशिएशन करनी आनी चाहिए आपको, पिच आनी चाहिए, कस्टमर इन्वेस्टर नेगोशिएट आना चाहिए, क्रेडिट टर्म विद वेंडर्स, लोन वगैरह ले रहे हो, कस्टमर कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, बहुत सारी डील्स होती है, एग्रीमेंट्स होते हैं, उनको पिच करना आना चाहिए, उनको नेगोशिएट करना आना चाहिए, कम्युनिकेट करना आना चाहिए अच्छे से। और ये इनमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है ना, वो आप अभी कर सकते हो अपने स्टूडेंट लाइफ के अंदर, ये काम तो आप अभी कर सकते हो, वह है फाइनेंशियली लिटरेसी। फाइनेंशियली आप लिटरेट होने चाहिए, यानी कि जो वित्त का ज्ञान है, फाइनेंस का ज्ञान है, वो आपके पास होना चाहिए। और वो आप बीकॉम और बीबी में भरा पड़ा है। बहुत सारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक्स होती है जो हम पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर बजटिंग, प्राइसिंग, कैश फ्लो, रीडिंग पीएनएल, बैलेंस शीट, ये क्या वही तो है, अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्सेशन, इसमें हम सब ये तो समझते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बीकॉम में हम यही तो सब्जेक्ट पढ़ते हैं। पर हम क्या करते हैं भैया, ये एग्जाम में आएगा 10 क्वेश्चन करके चले जाओ, वो मत करो, पढ़ो इनको अच्छे से, प्रॉपर समझो, इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट समझो, तो कम से कम हम फाइनेंशियली तो लिटरेट होंगे। और बहुत सारी फाइनेंस से रिलेटेड बुक्स के मैं एंड में टैग में वो लगा भी देता हूँ, ठीक है, तो वो परचेज भी किया अगर उसको पढ़ा करो। ओके, नेक्स्ट है डिजिटल लिटरेसी, ये तो आना ही चाहिए, आज के टाइम में ये नहीं आएगा तो कब आएगा। ई इनवॉइसिंग कैसे बना सकते हैं, सोशल मीडिया के अंदर मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, मार्केट प्लेस कैसे बना सकते हैं, जैसे अमेजन और मीशो पे मार्केट प्लेस है, पेमेंट गेटवे कैसे बना सकते हैं। तो ये सब एक एंटरप्रेन्योर को आना चाहिए, उसके अंदर ये सारी एबिलिटी होनी चाहिए। देखा जाए तो कुछ एबिलिटी जो है ना, वो तो आपके माइंड लेवल पे होती है, जैसे
ये अपॉर्चुनिटी सीकिंग, कस्टमर ओरिएंटेशन अगर नहीं है तो माइंड को आप प्रैक्टिस करवा सकते हो। मैंने तो यार अरिजीत सिंह के बारे में भी सुना एक इंटरव्यू में, उन्होंने बोला कि मेरी आवाज़ ऐसी थोड़ी थी, मैंने तो उसको तोड़ मरोड़ के ऐसा बनाया है, बहुत अभ्यास किया है। ऐसा कोई इतना अभ्यास करके आवाज़ को इस तरीके से बना सकता है, और क्या शानदार सॉन्ग्स वो गाता है। तो इस हिसाब से तो भैया कोई कुछ भी कर सकता है। अपॉर्चुनिटी सीकिंग बनो, ऐसे कस्टमर ओरिएंटेशन बनो, प्रॉब्लम सॉल्विंग बनो, ठीक है, ये अपने माइंड को ऐसा तैयार करो, रिस्क टेकिंग बनो, टॉलरेंस बनो, डिसीजन लेना आना चाहिए, एनालिटिकल स्किल सीख लो, फील्ड वर्क में उतरो, कहीं जॉब करो, कहीं काम करो, ताकि आपकी नेटवर्क बन जाए, लीडरशिप और टीम बिल्डिंग सीखो, कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन करना सीखोगे। ये तो आप किसी कंपनी में काम करोगे एज ए एम्प्लॉय किसी पोस्ट पर, और फील्ड वर्क करोगे तो वहां पर बहुत कुछ सीख सकते हो। ओनली ऑफिस में बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। फाइनेंशियल लिटरेट तो हो ही सकते हो आप, एजुकेशन को एजुकेशन की तरह लो, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट पढ़ो। और डिजिटल लिटरेसी तो भैया आज के टाइम में, मैं तो बोल रहा हूँ, अब तो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो साल डिजिटली पैदा हो रहे हैं, सही है, ओके, ठीक है, उनको मतलब बहुत कुछ पता होता है। तो ये कुछ चैप्टर को मैंने थोड़ा टाइम तो ज़्यादा दिया है, और कुछ कुछ बच्चे बोलते हैं कि वन शॉट करवा दो, अरे वन शॉट करवा देंगे, लेकिन एग्जाम में भी लिखना है, लेकिन समझ भी तो आना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। क्या पता ये चीज़ें किसी एक बच्चे के दिमाग में घुस जाए और वो जाके कुछ ऐसा बड़ा फाड़ ले और बहुत लोगों को जॉब दे दे, ठीक है, अपना मकसद तो यही है। ओके जी, सो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा इस चैप्टर को स्पीड में पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि एग्जाम को भी हमें ध्यान में रखना है। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।